शांति। कई के मेल्स हमें आते हैं जो कि पूछते हैं अपने लाइफ से रिलेटेड या कुछ प्रॉब्लम से रिलेटेड कि आपको क्या लगता है, हम इसमें क्या करें, हम क्या डिसाइड करें। तो हमने सोचा भी प्रत्येक को इंडिविजुअली हम इसके बारे में बताएं, उससे अच्छा एक टॉपिक ही ले लेते हैं कि पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग, है ना, जिसे परखने और निर्णय करने की शक्ति से हम फिलअप कर सकते हैं। मुझे आज दिन तक नहीं लगता है कि मैं किसी को पूछूं कि आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरी सिचुएशंस, मेरे लाइफ में क्या है, मेरी कैपेबिलिटीज, मेरी डेफिशिएंसीज, आई नो इट वेरी वेल। तो जब भी मुझे कुछ करना है, अगर मैं किसी और को पूछती हूँ, तो डेफिनेटली वो भले ही कितना भी मेरे लिए अच्छा सोच के दे रहा है व्यक्ति, बट वो उनकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग से, उनकी कैपेबिलिटीज के आधार से वो हमें डिसाइड करके बताएंगे, विच मे बी राइट फॉर हिम और हर, बट क्या वो मेरे लिए भी सही होगा। तो आज बच्चों से लेके बड़ों तक हर एक को मन में ये प्रश्न जीवन में कहीं ना कहीं आता है कि मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आई फील लाइक आई एम स्टक अप, है ना, कि अभी मैं क्या करूं, आई एम नॉट एबल टू डिसाइड। सो आज का हमारा सेशन खास आप उन सभी को डेडिकेटेड है जिनके मन में ये संघर्ष है या प्रश्न है। डिसीजन मेकिंग, निर्णय करने की क्षमता। तो सबसे पहले तो इस प्रश्न को ही सुलझाए कि डिसीजन मेकिंग अर्थात कि निर्णय करना किसे कहा जाएगा, उसका यथार्थ मीनिंग क्या है। तो एक प्रॉब्लम के जब हमें कई सारे सॉल्यूशंस दिखाई देते हैं, कई सारे सॉल्यूशंस, कई सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि अभी क्या करें। जैसे मान लीजिए, जस्ट लाइक आप कोई चीज खरीदने गए, आपके मन में क्लियर था कि मुझे ये चीज खरीदने जाना है और ये लाना है, बट जैसे ही आप गए तो वही चीज के कई सारे मॉडल्स है, कई सारे कलर्स है, कई सारे लेवल्स है। फिर क्वेश्चन आता है कि इसमें से अभी क्या ले। ठीक है, तो ऐसे ही प्रॉब्लम्स में भी वही हो रहा है कि प्रॉब्लम आ जाता है, फिर हम सोचते हैं कि इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी ठीक रहेगा, ऐसे भी ठीक रहेगा। तो जब कई सारे ऑप्शंस आते हैं, है ना, कहते हैं कि सुझाव देने वाले बहुत होते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे, फिर हम कहते हैं भाई हमें सुझाव नहीं सहयोग चाहिए, तो सहयोग वाले बहुत कम होते हैं। तो क्या हम अपनी काबिलियत को ऐसे बना लें कि हम दूसरों पर डिपेंड रखें अपने आप को कि आप हमारे लिए कुछ सोचे। माइट भी हमें ये डर लग रहा हो कि शायद हम ले तो गलत हो जाएगा, और फिर हाँ, जब एट द एंड ऑफ द डे वो अगर गलत हो गया तो हम वो बर्डन किसी और को दे देते हैं कि भाई इसने ऐसा कहा था ना इसलिए मैंने ऐसा किया, मुझे लगा भी ऐसा नहीं करना चाहिए था पर उनके कहने पर मैंने ये किया। तो कहीं ना कहीं खुद को हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से, है ना, जो भी कॉन्सिक्वेंस आएगा उस कॉन्सिक्वेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से हम घबरा रहे हैं, ये भी एक डायमेंशन हो गया उसका। या फिर हम ये कहें कि जजमेंट की जो चॉइस है, जिससे हम अपने थिंकिंग पॉसिबिलिटीज को, चॉइस और जजमेंट यू मेक आफ्टर थिंकिंग अबाउट वेरियस पॉसिबिलिटीज, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हम सोच लेते हैं, फिर बाद में समझता है कि अभी इसमें क्या करे, हाँ, कौन सा जजमेंट को चॉइस करे। तो ये है डिसीजन मेकिंग। और जब फाइनली हम ये सोचते हैं कि नहीं यही सही है, दैट इज द फाइनल डिसीजन मेकिंग। हमारे जीवन के कई सारे एस्पेक्ट्स हैं, हम्म, और निर्णय करना ये कई सारे प्रोसेसेस में से एक प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना, लाइफ इज अ जर्नी, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और हमारी पूरी जिंदगी में ऐसे कई सारे पहल आती है, ऐसी कई सारी सरकमस्टेंसेस या परिस्थितियां आती है जब हमें निर्णय लेना होता है। अब वो परिस्थितियां पर्सनल हो सकती है, फैमिली के रूप में या सोसाइटी में हो सकती है, या फिर प्रोफेशनल तौर पर हो सकती है। अभी जनरल इश्यूज जो है, कई बार हम सोचते हैं कंपनीज के रिलेशन में या मैन्युफैक्चरिंग एस्पेक्ट में, तो जनरल इश्यूज क्या क्या फेस होते हैं। तो रेगुलेशंस और सेटअप से, जो भी गवर्नमेंट द्वारा हेल्थ से रिलेटेड, सेफ्टी से रिलेटेड रेगुलेशंस है, वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड रेगुलेशंस है, तो वो तो सभी को फॉलो करना ही है।
है ना? हम सभी चाहते हैं कि जो भी चीज हम कर रहे हैं, चाहे वो आप बिजनेस में हो, चाहे कोई कंपनी में हो, या अपने खुद के डेवलपमेंट के लिए हो, खुद को डेवलप भी करना, एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना है ना, खुद को अच्छा बनाना है। हर डे आई हैव टू चेंज, एवरी डे आई हैव टू सी कि मैं पहले जैसा ही हूँ या मेरे अंदर कुछ अपलिफ्टमेंट आई है, कुछ चेंजेस आई है, कुछ आइडियाज आए हैं अच्छे। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट या नए कंसेप्ट्स और आइडियाज जो रहते हैं, ये हमें बिजी तो रखते हैं, परंतु हम ये देखें कि हम वो केवल दूसरों से अच्छा करने के लिए या कंपटीशन के लिए कर रहे हैं, या खुद को भी वो एक नए लेवल पर लेके जा रहा है। हम्म, एक होता है कि हम कंपटीशन के लिए कर रहे हैं, तो इससे अच्छा करना है, इससे अच्छा करना है। एक होता है कि हम खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं, कि मुझे दूसरों से अच्छा बनने के लिए खुद को अच्छा प्रूव करने की जरूरत नहीं है, मैं अच्छा हूं ये मुझे खुद को फील कराना है, बाय बीइंग नाइस टू माई सेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो खुद को प्यार करेंगे, खुद को समझेंगे, खुद को एक्सेप्ट करेंगे, तभी हम बाहरी परिस्थितियों को अच्छे से परख सकते हैं, समझ सकते हैं या डिसाइड कर सकते हैं। तो बहुत जरूरी है हम खुद को ट्रेन करें पहले, कि मैं अपनी थॉट की क्वालिटी कैसे रख रहा हूँ। हाँ, या फिर जहाँ पे भी मैं कार्य कर रहा हूँ, वहां पे मैं एक्स्ट्रा वेगेंसी से, हाँ, या जो मुझे सुविधाएं मिल रही है उसको जस्ट मिल रहा है इसके लिए हैप्पीजार्डली यूज करने के लिए कर रहा हूँ, या सही में जहाँ पे जिस चीज की आवश्यकता है यथार्थता में कर रहा हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज हमारा एनवायरनमेंट के लिए कितना कंसर्न है ना? जहाँ पे जितना जिस चीज की आवश्यकता है, जहाँ बिजली की आवश्यकता है, हम वहां यूज करें। जब वहां से जा रहे हैं, हम बटन्स बंद कर रहे हैं, सो आई हैव टू चेक माई सेल्फ। मुझे दूसरों को ढूंढने की, दूसरों को चेक करने की, दूसरों को चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेट मी वर्क ऑन माई सेल्फ। अगर हम खुद को डेवलप करने में टाइम दे दें ना, तो बिलीव मी, हमें दूसरों की बातें सोचने के लिए भी टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना कुछ है हमें अपने अंदर अपलिफ्ट करने के लिए। और क्यों? तो ऑनगोइंग सेटिस्फेक्शन के लिए, मुझे संतुष्टता मिले, है ना? जब मुझे संतुष्टता मिलेगी खुद से, मेरी खुद की कंप्लेनिंग खुद से नहीं होगी, ऑटोमेटिकली वो एनर्जी बाहर रेडिएट होगी। तो क्विक डिसीजन मेकिंग बहुत जरूरी हो जाती है, जहां पर कि एक यूं कहो कि इमरजेंसी सिचुएशन है, या यूं कहो कि एक तरह से डू एंड डाई का परिस्थिति, जैसे कोई सीरियस हो गया है ना, हार्ट अटैक आ गया है, तो वी हैव टू डिसाइड क्विकली कि उसको सीपीआर दे, उसको तुरंत हॉस्पिटल में हायर लाइन में शिफ्ट करे। नाउ उस टाइम पे हम ये सोचे कि इसको सीपीआर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, इसका पल्स तो लो हो गया, देन वी आर एट रिस्क, राइट? बट कई ऐसी जगह पे, जैसे कि कोई हमें प्रोजेक्ट करना है, हम सोचते हैं कि नहीं बस यही कर लो, या कुछ आपको ऐसी क्रिएटिव चीज करनी है, आप सेकंड थॉट नहीं देते हैं दूसरे को, हम सेकंड थॉट नहीं दे रहे, जस्ट बस ये देख लिया ना, चलो इसको ही लेट गो, इसको ही फाइनल कर दो, इसको ही गो कर लो। बट हमने दूसरे एस्पेक्ट से सोचा ही नहीं, तो माइट भी फिर हम वो करने के बाद हमें एट द एंड याद आए या समझ में आए कि इसको ऐसे नहीं और दूसरी तरह से करते तो कितना अच्छा होता। तो डिसीजन मेकिंग के दो पैटर्न्स हो गए, एक फास्ट या क्विक और दूसरा स्लो। अभी देखो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना, फास्ट वाला है। उसमें भी दिखाया अभी कुछ ऐसा भी आया कि जो कुछ छिपा हुआ है, जैसे कॉइन है, दो हाथों के बीच में, उसको शफल किया एंड देन एआई को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पूछा कि भाई बताओ इसमें कौन सा है कॉइन, तो कहा ये राइट वाला होगा। फिर राइट वाला खोला तो उसके नीचे नहीं था, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलता है हाँ राइट वाला नहीं है तो लेफ्ट वाला ही होगा। मीन्स वो हमेशा ही जीतता है ऐसा नहीं। फिर वो बताया गया कि नहीं वो तो इतना वर्कआउट नहीं करता है। तो हम अपने आप को पूछे, यदि मैं ऐसे बाहरी साधनों पर, बाह्य लोगों पर या दूसरों पर डिपेंड करता हूँ, है ना, कुछ नहीं समझ में आया तो हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं आज गूगल पर ही कि भाई आपको क्या लगता है मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, डिप्रेस्ड है तो मुझे क्या करना चाहिए, मन उदास है तो क्या करना चाहिए। क्या हम सच में इतने अधीन हो गए हैं इन टेक्नोलॉजीज के लिए, इन परिस्थितियों पर? तो हम इनको समझे कि हमेशा क्विक डिसीजन लेना चाहिए ये भी नहीं है, क्योंकि वो फास्ट होता है, ऑटोमेटिक होता है, इरेशनल हो सकता है, कई बार लॉजिकल नहीं होता है। और जो हम ये प्रॉम्प्ट डिसीजन लेते हैं, हाँ, जिसमें कई बार वो
एटमोस्ट डेंजरस भी हो जाता है ना, बहुत गलत डिसीजन ले लिया और उससे नुकसान भी हो जाता है, जहाँ पे जरूरत नहीं है। ऐसे डू एंड डाई वाली सिचुएशन नहीं है, जैसे हमने एग्जाम्पल देखा, वहां पे हम आदि मध्य अंत है ना, तीनों कालों को जानकर समझकर स्लोली डिसीजन ले, है ना, उसमें अपनी थिंकिंग इन्वॉल्व करे, लॉजिकल हो, रैशनल हो, और वो यूजफुल होता है। लॉन्ग टर्म के बारे में जो सोच कर हम करते हैं ना, तो डिसीजन या यूं कहो निर्णय यूजफुल होता है। वे डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस कैसा होता है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। तो डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में सबसे पहला आता है कि प्रॉब्लम क्या है, उसको समझना, उसको महसूस करना और उसको डिफाइन करना। जैसे मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं, एक इम्पोर्टेंट प्रोग्राम या इम्पोर्टेंट सेमिनार लेने जाना है, और ऑल ऑफ अ सडन गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई, तो मुझे वो प्रॉब्लम को डिफाइन करना भी, मेरे प्रोग्राम लेने जाना है, उसको जस्ट 15 मिनट से स्टार्ट होने के लिए, और गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई है, तो आई हैव टू लीव द व्हीकल समवेयर एल्स एंड गो फॉर सम अदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्योंकि मैं दूसरी गाड़ी बुलाऊंगी, आएगी, वापस जाऊंगी, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। जस्ट अ स्मॉल एग्जाम्पल, कि हम प्रॉब्लम को डिफाइन करें कि आखिर प्रॉब्लम है क्या, उस प्रॉब्लम को एनालाइज करें, है ना, कि अभी इस प्रॉब्लम का एक्चुअल में रूप कैसा है, अर्जेंट वाला है या चल जाएगा, अभी इसको हम थोड़ा सोच समझ कर, दूसरों को पूछ कर फिर करें तो ज्यादा बेटर है ना। और एक है कि नहीं, इट्स टाइम कंज्यूमिंग, इसको हम थोड़ा टाइम दे ना, हम अच्छे से इसके ऊपर मीटिंग बुला के डिस्कस करें, दूसरों के जो आउटपुट आते हैं उसके बाद में सेकेंड थॉट ले, बड़ों से फिर उसको पास करा, और फिर देन लेट्स। तीसरी बात हो जाती है, फिर प्रॉब्लम को एनालाइज किया, वैसे ही फिर अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस डेवलप करें, है ना, ऐसे नहीं और ऐसे, ऐसे नहीं और ऐसे, तो ये 3-4 अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस है। अभी मैं एक एक करके इन सॉल्यूशंस पर इवेल्युएट करती हूँ कि ये सॉल्यूशन यदि मैं करती हूँ तो मुझे इसमें क्या प्रोस है, क्या बेनिफिट्स है, क्या कॉन्स है, क्या नुकसान है। और सभी सॉल्यूशंस को ऐसे इवेल्युएट करने के बाद में मैं अल्टरनेटिव्स जो है उनका सिलेक्शन करती हूँ, और फिर डिसीजन को इम्प्लीमेंट करती हूँ। और जब हम डिसीजन को इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर आता है फाइनली फॉलो अप एंड फीडबैक। तो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है कि हम फॉलो अप जरूर ले दूसरों से, क्योंकि फॉलो अप लेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि भाई हम कहाँ पे कम पड़ रहे हैं, है ना। लोगों से पूछेंगे, फीडबैक लेंगे, तो ही समझेगा कि हमें इम्प्रूवमेंट कहाँ करनी है, कहाँ वर्कआउट करना है। फिर प्रॉब्लम को एनालाइज करके, इवैल्यूएट करके, जब हम फाइनली फीडबैक और जब उसकी बात करते हैं कि कॉन्सिक्वेंस की, फॉलो अप की, तो हम सोच सकते हैं कि हमारी थिंकिंग को इन्फ्लुएंस क्या कर रहा है। देखिए, कोई भी चीज जब हम पॉजिटिविटी से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं ना, तो पॉजिटिविटी से इन्फ्लुएंस होने की वजह से हमारे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस जो है, चाहे हमारे पास कोई ऐसी परिस्थितियां आ गई, लोग आ गए, या प्रेजेंट इंफॉर्मेशन या मेमोरीज जो है हमारी, इंटरनल इन्फ्लुएंस में मेमोरीज होगी हमारी पास्ट की, और हमारी बिलीफ सिस्टम होगी। तो ये सारा यदि हमारा थिंकिंग प्रोसेस सकारात्मक है ना, अच्छा देखते हैं हम सभी में, तो हमारे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस और इंटरनल इन्फ्लुएंसेस दोनों भी पॉजिटिव होंगे। मान लीजिए दो भाई है, सगे भाई है, दोनों को एक ही जैसी अपब्रिंगिंग मिला है, एक ही जैसा एजुकेशन दिया गया है, पर एक भाई ऑप्टिमिस्टिक होता है, हर बात में पॉजिटिविटी देखता है ना। मार्क्स कम भी मिल गए तो सोचता है कि इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम मैं और ज्यादा एफर्ट करूंगा। दूसरा होगा, उसको कम मिलेगा तो वो नेगेटिव वे में लेगा कि नहीं, मेरी फैमिली से मुझे सपोर्ट नहीं करते, मेरा भाई मुझे परेशान करता है, टीचर्स अच्छे नहीं है, इसलिए मुझे कम मिले। यू सी, सिचुएशंस आर द सेम, but the outlook is different, है ना। हमारे पास प्रॉब्लम सेम कॉन्सिक्वेंस में आ रहे होंगे, पर हर एक का उसको फेस करने का तरीका अलग अलग होगा, और वो तरीका डिपेंड करता है हमारे थिंकिंग पैटर्न पर। इसीलिए
हमारे 2 हो गए हैं इमोशंस के ऊपर टॉपिक्स। आप ज़रूर उसको एक बार 2x स्पीड पर देख सकते हैं कि कैसे हम हमारे इमोशंस को जो बैलेंस देखा हमने, इमोशनल बैलेंस उस पर और पॉजिटिव इमोशंस पर, कैसे हम हमारे इमोशंस को पॉजिटिव बनाएं। तो उसके लिए सबसे मेन इम्पोर्टेंट पार्ट आ गया कि मेरी थिंकिंग को मुझे पॉजिटिव बनाना है। जो कुछ भी सिचुएशन आ रही है अभी जीवन में, उसमें से सकारात्मक सोच रखे। जो पास्ट हुआ है उसके लिए भी सकारात्मक सोचे, तो हमारा भविष्य के लिए जो कुछ भी होना है ना, उसमें भी हम वही दृष्टिकोण रख सकेंगे सकारात्मकता का। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव पॉजिटिव थिंकिंग इन आवर लाइफ। चले हम इसके लिए एक छोटा सा एक्सरसाइज कर लें। आप अपने पास में एक डायरी और पेन ले लें, ताकि हम वर्कशीट पर कुछ वर्क करने वाले हैं अपने साथ में। रेडी विथ पेन एंड डायरी? अगर नहीं है तो थोड़ा सा पॉज कर लीजिए, साथ में पेन एंड डायरी ले लीजिए, और इन क्वेश्चंस का हम खुद के लिए, है खुद के अपलिफ्टमेंट के लिए, खुद के डेवलपमेंट के लिए खुद को आंसर्स लिखें। तो वर्कशीट पे पहला आपका प्रश्न होगा, अब कोई ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचे जो कि आपको इन्फ्लुएंस करता हो। व्यक्ति भी हो सकती है, कोई परिस्थिति भी हो सकती है, जिसका आपके मानस पटल पर काफी गहरी छाप पड़ी हो। थिंक ऑफ द पर्सन और सिचुएशन दैट इन्फ्लुएंसेस यू। क्या? सेकंड, अपने आप को एक आत्मा के रूप में डिफरेंट रोल में प्ले करता हुआ महसूस करे, उसी व्यक्ति के साथ में, उसी सिचुएशन में। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कोई ऐसी घटना घटी जिस समय उस व्यक्ति ने कुछ कहा और मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैंने बहुत कुछ कह दिया। देन अभी वो सिचुएशन में अपने आप को, उसी सिचुएशन में अपने सोल के रोल को दूसरा वे से प्ले करता हुआ देखे कि मैं शांति से उसको सुन रहा हूँ, उसकी जो प्रॉब्लम है, उसका जो इम्पैक्ट है वो समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं उस समय कुछ नहीं बोलता हूँ। डिफरेंट रोल हो गया। सिचुएशन सेम है, पर्सन सेम है, बट आई एम प्लेइंग अ डिफरेंट रोल। तो खुद को ऐसे सोल के रूप में देखे कि मैं डिफरेंट रोल प्ले कर रहा हूँ, वही सेम व्यक्ति के साथ में या वो सिचुएशन में, सेम सिचुएशन में। ठीक है, लिख लिया? अभी तीसरा, अभी आपकी फीलिंग्स क्या थी पहले वाली सिचुएशन में? जो रोल के साथ में आपने रिएक्ट किया, उस समय की आपकी फीलिंग है ना, वो आप लिखें। बट ऑब्वियसली पहले वाली फीलिंग में आपको गुस्सा आया होगा, नेगेटिव एनर्जी निकली होगी बहुत, जो भी है XYZ नोट डाउन करें। और जब आपने रिफ्लेक्ट करके वो रोल को चेंज किया, और फिर आपने अपनी फीलिंग्स को नोट डाउन करना है कि जैसे ही मैंने अपने सोल के रोल को चेंज किया, एनर्जी लेवल को चेंज किया, फिर मेरी फीलिंग्स क्या हुई, वो नोट डाउन कीजिए। किया सभी ने? तो अभी हम देखेंगे राइट अप्रोच फॉर गुड डिसीजन मेकिंग। क्या हो रहा है, हम जा रहे हैं बहुत बाहर की तौर पर। वी आर गोइंग आउटसाइड एंड देन गोइंग इन। पहले बाहर का सोचते हैं हम, है ना, बाहर के लोगों के बारे में, बाहर की परिस्थितियों के बारे में, मैं कैसा दिख रहा हूँ, है ना, या बाहर के लोग क्या सोचेंगे। तो हमने ये अप्रोच क्या कर दिया, वी आर गोइंग आउटसाइड एंड देन इन। वेयर एज इट शुड बी व्हाट, होना क्या चाहिए, हमें पहले जाना है इनसाइड, अपने अंदर जाना है, पहले अपने अंदर अपने आप से बात करनी है, अपने भीतर झांकना है मुझे, खुद को एनालाइज करना है मुझे कि मैं क्यों डिस्टर्ब हुई थी। वो व्यक्ति ने ऐसा बिहेव किया, तो मुझे क्या अधिकार है गुस्सा करने का, चिल्लाने का? उसने गुस्सा किया, गलत किया। अगर मैंने चिल्लाया, रीजन भी देती हूँ मैंने, उसने झूठ बोला इसके लिए मैंने गुस्सा किया, तो उसका झूठ बोलना गलत है, तो मेरा गुस्सा करना क्या सही है? इट्स ऑल्सो रॉन्ग थिंग।
सो मुझे इनसाइड जाना है, अंदर में अपने आप से बात करनी है कि जो व्यक्ति या जो सिचुएशन मुझे इन्फ्लुएंस कर रही थी, जब भी मैं मेडिटेशन में बैठती हूँ मुझे वो व्यक्ति का चेहरा याद आता है या वो स्थिति परिस्थिति याद आती है, मानो वो मुझे इन्फ्लुएंस कर रही है, इसलिए मेरा मेडिटेशन नहीं हो रहा है, राइट। और अभी मैं फाइंड आउट करती हूँ कि मैंने जो रोल उस समय उसके साथ प्ले किया, अगर मैं उसको डिफरेंटली प्ले करती, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ प्ले करती, तो वो कैसा होता। एनालाइज करें, उसका फीडबैक लें अपने आप से, ठीक है। एंड देन डिसाइड क्या मुझे कैसा करना है, इनसाइड आउट जाना है या आउटसाइड इन। दोनों के बीच में आप ही कंपटीशन रखें और आप ही अपने निर्णायक बने। इंटरनल प्रोसेस जो होता है ना डिसीजन मेकिंग का, वो कैसे होता है, माइंड से स्टार्ट होता है, राइट। ये माइंड से स्टार्ट होता है, बट कैसे स्टार्ट होता है कि जो मैंने सोचा है, समझा है, रीजन दिया है, अपने आप को डिटरमाइन या डिस्क्रिमिनेट कर रही हूँ, जज कर रही हूँ, डिसाइड कर रही हूँ कि कौन से बेसिस पर स्टार्ट हो रहा है। जो मैंने मन में उन व्यक्ति के बारे में, उन लोगों के बारे में, परिस्थितियों के बारे में विचार लाए, है ना, जैसा मैंने सोचा, जैसी मैंने इच्छाएं रखी, जो मैं फील करती हूँ, अनुभव करती हूँ या इमेजिन करती हूँ किसी के लिए, राइट। तो ये हो गया मेरे मन में। और दूसरी बात कि वो कॉन्स्टेंटली मेरा संस्कार कुछ बन चुका है, हैबिट है, टैलेंट है, स्मृतियां हैं। तो मेरे मन और संस्कार में जैसी रिकॉर्डिंग्स है, उस बेसिस पर मैं डिसाइड करती हूँ। मान लीजिए किसी व्यक्ति के लिए हम अच्छा सोचते हैं, तो उससे गलती भी हो जाए ना, तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, वैसे तो ये अच्छा ही होता है, हर बार आज इसने मिस्टेक कर दी, सो ओके, अगली बार ठीक कर देगा। पर किसी व्यक्ति के लिए हम कभी उसको जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, किसी ने हमारे मन में उसके लिए नेगेटिव संकल्प डाल दिए, तो हमारी स्मृतियां कैसी हो गई उसके लिए, थॉट्स मेमोरीज कैसी हो गई उसके लिए, नेगेटिव। और उसने बाय मिस्टेक कोई गलती कर दी, तो हम क्या तुरंत जजमेंट देंगे कि तो है ही ऐसा, ये तो हमेशा गलत ही करते रहता है, हमेशा गलत ही बोलते रहता है। तो वी कैन अंडरस्टैंड कि हमारे माइंड में, इंटेलेक्ट में और संस्कार, मन, बुद्धि और संस्कार में कितना पावर है, जो कि बहुत जरूरी है ये इंटरनल प्रोसेस हमें डिसीजन मेकिंग के लिए। तो हमें क्या करना होगा, इसके लिए सेल्फ एक्सप्लोरेशन करना होगा, सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्फ एक्सप्लोरेशन। यदि आप लोगों ने राजयोग मेडिटेशन के बेसिक कोर्सेज नहीं किए हैं, तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लेसन 1 से लेसन 10 सारे राजयोग मेडिटेशन के कोर्सेज की लिंक्स मिल जाएगी। आप जरूर उसको गो थ्रू करिए 2x स्पीड में, ताकि फास्ट रिविजन हो जाए। अच्छा, सेल्फ एक्सप्लोरेशन में बहुत सारा बेनिफिट है, क्योंकि ये हमें इतनी अपनी क्षमता बढ़ाने में मदद करता है कि हम अपने अंदर कई सारे ऐसे पावर्स थे, कई सारी ऐसी काबिलियत थी जो छुपी हुई थी, परंतु हमने अपने बारे में ही नहीं सोचा, तो उसे व्यक्त नहीं कर पाए, उसे अनकवर नहीं कर पाए। फिर इट चेंजेस आवर रिस्पॉन्स टूवर्ड्स सिचुएशन, है ना, बाहर के सिचुएशन पे हमारा रिस्पॉन्स कैसा होता है, और वो एनहांस कैसा करता है, हमारा वर्क उस पर इफेक्टिवली कैसे एनहांस करता है। देखिए, बाहर की सिचुएशन को मैं चेंज नहीं कर सकती। यदि मैं सोचूं कि बाहर का वातावरण, बाहर का टेम्परेचर, बाहर के लोग, बाहर की परिस्थितियां मेरे हिसाब से चले, तो वी आर इन द रॉन्ग ट्रैक, है ना। बाहर को मैं चेंज नहीं कर सकती, परंतु अपने भीतर को मैं चेंज कर सकती हूँ, या जैसे मैं अपने आप को ढालना चाहूँ उस परिस्थिति में वैसे ढल सकती हूँ। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन मुझे क्या सिखाता है, मुझे अपने रिस्पॉन्स को चेंज करना है उस सिचुएशन के लिए, ताकि मैं अच्छे से और इफेक्टिवली वो कार्य कर सकूं। और सेल्फ एक्सप्लोरेशन इसलिए भी बहुत जरूरी है और फायदे कारक है, क्योंकि ये हमारे संबंधों को डीपन करता है, खुद के साथ के संबंध के साथ में। और जैसे ही मैंने सोच लिया कि नहीं, भले ही ये पहले मुझे इम्पॉसिबल लग रहा था कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी, पर अभी मैं ये सोचती हूँ कि मैं ये कर पाऊंगी, आई थिंक आई कैन। और जैसे ही अंडरस्टैंडिंग आ गई ना कि मैं सोचती हूँ, मुझे लगता है मैं ये कर पाऊंगी, तो डेफिनेटली आप कर पाएंगे, आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। बैरियर यहाँ पर है, मैंने ही क्रिएट करके रखा है।
और जब हम लोगों को भी नेगेटिव लेबल कर देते हैं ना, तो हम अपने रिलेशनशिप में भी बैरियर क्रिएट कर देते हैं। तो इस बैरियर को अपने अंदर से और दूसरों के बीच में जो हमने बांध दिया है, उससे निकलना है हमें। और वो पावर मेरे पास ही है निकलने का, राइट? आई हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप। भी मुझ आत्मा की है ना, इफ आई एम थिंकिंग एज आई एम अ सोल, तो मेरी कैपेबिलिटीज मुझे जागृत करनी है, तो मुझे जरूरी है अपनी इनेट कैपेबिलिटीज क्या है और एक्वायर्ड कैपेबिलिटीज क्या है उसको समझना। तो इनेट क्वालिटी आत्मा की ज्ञान, विजडम। और इसको एक्वायर कैसे करते हैं? एक्वायर क्वालिटी क्या है? स्टेबिलिटी के साथ में। जितना मैं स्टेबल रहूंगी, ज्ञान मिल रहा है, मैं स्टेबिलिटी से उसको दर्शाती हूँ, है ना। जो देखो, चंचल और ज्ञानी में क्या फर्क होता है? जो व्यक्ति चंचल होगा वो सुन रहा होगा तो भी इधर उधर कुछ ना कुछ करता होगा, कह रहा है मैं सुन रहा हूँ, पर वो कुछ ना कुछ खेल रहा है, हाँ, पेन को टिक टिक कर रहा है। विल बी टेलिंग आई एम लिसनिंग, मुझे ये ज्ञान है, मुझे पता है। बट स्टेबिलिटी क्या है? क्वाइट क्वालिटी क्या है? वो स्थिरता से सुनेगा, राइट? सो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वालिटी। हम भी हर बार इम्प्रूव करते हैं जब कुछ सुनते हैं, सीखते हैं। वी आर एक्चुअली इम्प्रूविंग आवरसेल्फ एंड दिस इज इन्वेस्टिंग इन आवरसेल्फ, राइट? अच्छा, सेकेंड, आत्मा की इनेट क्वालिटी, प्योरिटी, पवित्रता। इससे हम कौन सी क्वालिटी एक्वायर करते हैं? क्लैरिटी की। हमें स्पष्टता होती है, यथार्थता का समझ और परख आता है। तीसरी आत्मा की क्वालिटी, शांति। इससे हम कौन सा गुण एक्वायर करते हैं? धैर्यता, राइट? प्रेम का, आत्मा का इनेट क्वालिटी, उससे हम कौन सा क्वालिटी एक्वायर करते हैं? दूसरों को समझने की, खुद को समझने की। पहले तो सेल्फ लव है ना, खुद को समझते फिर दूसरों को समझते हैं। फिर आत्मा की क्वालिटी इनेट हैप्पीनेस, सुख। इससे हम कौन सी क्वालिटी एक्सप्लोर करते हैं? शक्ति, स्ट्रेंथ, है ना। इंटरनल स्ट्रेंथ हमें महसूस होती है जब हैप्पी होते हैं ना, तो हमें एक अलग ही अंदर से एक महसूस होता है कि मैं कितना स्ट्रेंथ फील कर रही हूँ अपने आप में। हैप्पीनेस गिव्स मी इंटरनल स्ट्रेंथ। अच्छा, ब्लिस का जो गुण है, इनेट क्वालिटी, वो एक्वायर करवाती है मेरे अंदर सेल्फ एस्टीम, स्वाभिमान, स्वमान, राइट? और पावर जो है वो मेरे अंदर एक्वायर कराती है इनेट क्वालिटी, पावर ये एक्वायर कराती है क्वालिटी विन विन एटीट्यूड, कि नहीं मुझे जीतना ही है, मैं तो हूं ही विजयी, आई एम सक्सेसफुल बीइंग, मैंने किया हुआ, ये जस्ट मुझे रिपीट करना है। तो इस तरह से इनेट क्वालिटीज एक्वायर्ड क्वालिटीज को कोरिलेट करती है एंड हम अपने आप को एक्सप्लोर करते जाते हैं इसमें। स्पिरिचुअल टीम बिल्डिंग मेरी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इनेट क्वालिटीज मुझे खुद को डेवलप करनी है, ठीक है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट गुण, जब हम डिसीजन मेकिंग के लिए आते हैं, तो हम दूसरों को सुने पहले, है ना। हम अपना ही निर्णय ना दे दे, दूसरों को सुने। लिसनिंग, लिसनिंग मीन्स पावर टू विथड्रॉ, कि जो कुछ हुआ, जो कुछ किसी ने कहा, उसको सुनकर उसको उसको लेट गो भी कर दे, ऐसे नहीं उन बातों को पकड़ के रखे। आई हैव टू बी अ साइलेंट ऑब्जर्वर, है ना। क्या कोई क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, मैं डिटैच्ड ऑब्जर्वर, एक न्यारी और प्यारी परिस्थिति पर अपने आप को रखकर, ना जैसे मैं थर्ड पार्टी हूँ और वो व्यक्ति मुझे कुछ कह रहा है, इट्स नॉट अफेक्टिंग मी इंटरनली, मैं अप एंड डाउन नहीं हो रही हूँ अपनी स्थिति में। जस्ट एक डिटैच्ड ऑब्जर्वर की तरह जो कुछ मुझे कोई कह रहा है मैं उसको सुन रही हूँ। और मेरे, इफ यू डोंट हैव द एबिलिटी टू पुल बैक एंड ऑब्जर्व, अगर मेरे अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि मैं उसको पुल बैक करके उसको ऑब्जर्व करूं, देन वी विल इमीडिएटली रिएक्ट, है ना। फिर मैं उसको इमीडिएटली रिएक्ट कर दूंगी। अगर मैं खुद को स्थिर नहीं रख पा रही हूँ, तो मैं इमीडिएटली रिएक्ट करूंगी, जज करूंगी, फिर एज्यूम करूंगी कि इसने मेरे बारे में इसको ऐसा कहा होगा, इसलिए इसने मेरे साथ ऐसा किया, या एक्स वाई जेड जो भी है।
वेरी फास्ट इम्प्रेशन या फर्स्ट इम्प्रेशन जो हमारा उस व्यक्ति का रहा होगा, उस बेसिस पर मैं अपने आप को पकड़ के रखूंगी, उसके साथ में विड्रॉ नहीं करूंगी, तो मैं लिसन भी नहीं कर पाऊंगी, सुन भी नहीं पाऊंगी। इसके लिए पावर टू विड्रॉ मुझे लिसनिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाने में मदद करता है। बेसिस फॉर ऑल डिसीशंस इज द इंफॉर्मेशंस वी टेक इन, है ना। सारे जो डिसीशंस होते हैं हमारे, उनमें चाहे हमारे रिलेशंस के, प्रोफेशन के, सोसाइटी के, वो डिपेंड करते हैं कि मैंने अपने अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन को स्टोर किया है। अगर मैनेजमेंट के टर्म्स में कहे तो एबिलिटी टू लिसन जो है हमें एक बहुत ही इफेक्टिव और परमानेंट सर्वे कराने में मदद करती है और सिचुएशन की असेसमेंट कराने में मदद करती है। ठीक है, तो लिसनिंग इज पावर टू विड्रॉ। सेकेंड, परखना, परखने की शक्ति, जिसे हम पावर टू डिस्क्रिमिनेट कहेंगे, है ना। दो बातें हमारे सामने रखी, हमें फाइंड आउट करना है क्या यथार्थ है और क्या अयथार्थ, क्या सही है और क्या गलत है। तो ट्रुथ को फॉल्सहुड से डिस्क्रिमिनेट करना, जो यथार्थ है, रियलिटी है, उसको इल्यूजन, अयथार्थ से डिस्क्रिमिनेट करना। कहाँ पे मुझे ये करने से फायदा हो रहा है तो दूसरा कुछ करती तो नुकसान होता, ये क्रुशियल पॉइंट को समझना एक लीडर का काम है, ये पावर टू डिस्क्रिमिनेट को अपने अंदर डेवलप करना। अगर पावरफुल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन के बारे में बात करें तो केवल हमें इंफॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं करते जाना है, बट उसके साथ साथ में सिलेक्ट भी करना है, एनालाइज भी करना है, सिंथेसाइज करना है, प्रायोरिटाइज करना है, एसेस करना है, अप्रेस करना, फिर इवैल्यूएट करना है, राइट। डिस्क्रिमिनेशन पावर का अर्थ होता है कि आपके अंदर कुछ अच्छी गुड इंफॉर्मेशन हम रखें, हमारे अंदर कुछ ऐसी अच्छी इंफॉर्मेशन, अच्छी स्मृतियां रखें कि हम जब भी अपने फोल्डर्स को खोलें तो हम उनको ही एक्सेस करें। तो वो पॉजिटिविटी के साथ में, चाहे कुछ गलत भी होगा तो कैमरा विजन के साथ हम उसको एक्सेस करें ताकि हम यथार्थ निर्णय ले पाए। इसके लिए हम प्रिंसिपल फॉलो करते हैं जिसको कहते हैं स्वॉट प्रिंसिपल। स्वॉट का एस माना स्ट्रेंथ्स, डब्ल्यू माना वीकनेस, ओ माना अपॉर्चुनिटीज और टी माना थ्रेट्स। तो स्ट्रेंथ्स क्या है, जो भी चीजें हम, हमारे अंदर गुण है, पॉजिटिविटी है, चाहे आपकी कंपनी है तो आपकी कंपनीज के जो अप्स है, वो आपके स्ट्रेंथ्स है। और क्या है स्ट्रेंथ्स, तो वो क्वालिटी जो आपको दूसरों से अलग करती है, विशेषता आपकी, वो आपकी स्ट्रेंथ है। इंटरनल जो मेरे अंदर गुण है, वो भी मेरे लिए स्ट्रेंथ है, चाहे वो ज्ञान है या गुण है, वो मेरी ताकत है। अब वीकनेस क्या है, मेरी कमजोरियां, वो चीजें जिससे मेरा खुद का नुकसान होता है ना। मैं दूसरों से उस मायने में कम हूं, है ना। सारी विशेषताएं तो मेरे में नहीं होगी, किसी में कोई और विशेषता अच्छी है, तो मुझे एक्सेप्ट तो करना ही है। और मैं अपने लिमिटेशंस को समझूं कि मेरे अंदर ये नहीं है, तो मुझे उस पर वर्कआउट करना है, मुझे डेवलप करना है। और जहां पे मैं क्लियर नहीं हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, वहां पे मैं हेल्प लूँ। तो ये वीकनेस थी मेरी कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, बट जैसे ही मैंने हेल्पिंग एटीट्यूड बढ़ाया तो आई कैन ओवरकम दैट विद स्ट्रेंथ। फिर अपॉर्चुनिटीज थर्ड, मुझे समझना है कि बाहर, जैसे अभी मान लीजिए आप बच्चों के साथ में खेल रहे हैं, तो आप बच्चों के जैसे उनकी थिंकिंग को समझेंगे तो आप उनके साथ अच्छे से घुल मिल जाएंगे। ऐसे ही आप बुजुर्गों के साथ में बैठे हैं तो आप वो मैच्योरिटी लेवल के साथ में उनको समझेंगे तो अपॉर्चुनिटी ज्यादा होगी कि आप उनको क्या चाहिए वो समझ सके। तो जिंदगी में जो भी फील्ड में आप कार्य कर रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिक प्रिंसिपल कि हम दूसरों को समझे। अपॉर्चुनिटी तो हमारी वहां है ना, कि वो क्या चाहते हैं। वी कैन बी वेरी क्लियर कि जो हम दे पाते हैं, जो कर पाते हैं, उनको वो हेल्प करे, जो नहीं कर पाते वी कैन बी सॉरी फॉर दैट कि सॉरी, मेरे पास इतना समय नहीं हो पा रहा है अभी करने के लिए, बट डेफिनेटली नियर फ्यूचर जैसे होगा तो करेंगे। या तो फिर लेट अस ट्राई टुगेदर, आप इतना कर लो, मैं इतना कर लेती हूँ। सो लेट अस बी, हमको एक अच्छा कम्युनिकेशन लेवल मेंटेन करना है अपने साथ में। तो जैसे ही हम डिटैच ऑब्जर्वर होंगे ना, तो ही अपॉर्चुनिटीज को हम समझ पाएंगे और उसको अंडरटेक कर पाएंगे।
और फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है थ्रेट्स। अभी ये होता है ऐसा कि हम लोग समझते हैं कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, फिर दूसरा कोई आके उससे आगे निकल जाता है, तो हम सोचते हैं कि ये तो मेरे से भी और अच्छा कर रहा था, मेरे को तो पता ही नहीं चला। तो ये जो इमर्जिंग कॉम्पिटिटर्स है, उसकी वजह से हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। हमारा इंटरनल एटमॉस्फेयर, हम अंदरूनी वातावरण मेरा डिस्टर्ब हो जाता है, नेगेटिव हो जाती हूँ मैं खुद के लिए, और ये नेगेटिविटी जो है मेरे को ब्रेक डाउन कर देती है। तो क्या करना है मुझे? अगेन कि 5 वाइव का अप्रोच अपनाना है। सबसे पहले तो मुझे थ्रेड से खुद को ऊपर उठाना है ना, मुझे खुद के ऊपर इतना एफिशिएंटली वर्क करना है कि मैं इतनी जागरूक रहूं कि थ्रेड पूरा निकल जाए, बाद में ना मुझे समझे, परंतु जब थोड़ा सा कुछ हलचल हो रहा है, जो एटमॉस्फेयर में हम रह रहे हैं, थोड़ा सा वहां पे कुछ हलचल हो रहा है, डिस्टरबेंस हो रहा है, तो आई शुड बी दैट मच यू कैन से इफेक्टिव, मैं उतनी चंट रहूं, उतनी सतर्क रहूं कि मुझे समझ में आए कि कुछ गड़बड़ हो रही है, राइट। तो हम इसके लिए अपनाते हैं 5 वाइज अप्रोच। जैसे कंपनीज में मंथली सेल्स टारगेट अगर मीट नहीं होता है, तो वो 5 वाई अप्रोच अपनाते हैं। वो 5 वाई अप्रोच होता है, पहला कि द स्टोर, जो दुकान या जो स्टोर है वो 2 दिन तक क्लोज रहा, इसके लिए टारगेट अचीव नहीं हो पाया। या सेकंड, जो सीईओ है उसने स्टोर थ्रू, द सीईओ केम थ्रू, वो सीईओ जब आया, उन्होंने बताया कि स्टोर जो है बहुत गंदा है, नीट एंड टाइडी नहीं है, और इसको थरोली क्लीन करना है, तो क्लीनिंग में टाइम चला गया, तो इसके लिए सेल्स अप्रोच रह गया साइड में। तीसरा कि ओवरनाइट क्लीनर्स, जो रात को सफाई करने वाले, वो नहीं आए, इसके लिए फिर अगले दिन उसी में टाइम चला गया। फिर चौथा, क्लीनर्स जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स थी उनको, चाहे व्हीकल की प्रॉब्लम, चाहे हेल्थ की प्रॉब्लम, जिसकी वजह से वो टारगेट नहीं अपना अचीव कर पाए। या पांचवा, जिस व्यक्ति को हायर किया गया था, वो काम सौंपा गया था, वो उतना अच्छे से कर नहीं पाया, इसके लिए वो टारगेट अचीव नहीं किया। अब ये तो हो गया वो साधारण मैनेजमेंट के स्किल की भाषा में। अभी इसको मैं अपने साथ में अप्लाई करूं। अगर मैं अंदर से शांत नहीं रह पा रही हूँ, स्टेबल नहीं रह पा रही हूँ, तो मुझे खुद को सोचना है कि क्या मैंने कुछ वेस्ट चीजें अपने मन में भर के रखी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम बैठते हैं अपने साथ में रिलैक्स होने के लिए, मेडिटेट करने के लिए, पर कुछ चीजें मेरे मन में बार बार आ रही है, मैं उससे डिस्टर्ब हो रही हूँ, माना मेरे अंदर से मैं खुद के साथ में स्पष्ट, साफ और क्लीन नहीं हूँ, तो मुझे खुद की क्लीनिंग करनी है। ठीक है, मुझे खुद को पूछना है क्या ऐसी चीजें हैं, क्या ऐसी बातें हैं जो मुझे डिस्टर्ब कर रही है, और इसके लिए मुझे किसी और पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, मुझे फर्स्ट स्टेप खुद ही लेना है। तो इसके लिए इन अप्रोचेस को सीखने के लिए मुझे जरूरी है मेडिटेशन सीखना। सिंपलेस्ट डेफिनेशन मेडिटेशन का है कि मैं अपने मन का सही तरीके से इस्तेमाल करूं। इनिशियल एम मेडिटेशन का यही है कि मुझे अपने जो भी विचार आ रहे हैं ना मन में, उनको नकारात्मकता से लेबल नहीं करना है कि आपको ऐसा नहीं सोचना है। ए मन, तुम्हारे अंदर ऐसा विचार कैसे आया, ऐसा तो तुझे करना ही नहीं है। लेट अस मेक आवर माइंड अ बेस्ट फ्रेंड। उसको समझे, जो भी विचार आ रहे हैं उसको लेट गो करें, अवेयर हो जाए खाली उन विचारों के साथ में। और फिर जैसे अवेयर हो जाते हैं, फिर देन लेट्स फोकस ऑन creating highest quality of thoughts, right? So what is meditation? Meditation increases our intuitive power, मेरी अंदरूनी शक्ति जो है इंट्यूशन देने की, जिसे हम कहते हैं ना छठा सेंस, वो बढ़ता है मेडिटेशन से। इससे हम, ये बेस्ट वे है मेडिटेशन का, जिससे जो एक्सट्रीमली बिजी पीपल होते हैं ना, थोड़ी देर में मेडिटेशन करते हैं, रिचार्ज हो जाते हैं, खुद को कूल, काम और फोकस रख पाते हैं मेडिटेशन से। मेडिटेशन एक ऐसा पाथवे है कि जिससे हम इनर पीस, है ना, अंदरूनी शांति को खुद के एक्सप्लोर कर पाते हैं। मेडिटेशन जो है वो एक्ट ऐसा है जिससे हम हाई क्वालिटी ऑफ थॉट्स और फीलिंग्स, है ना,
हमारे मन में एक अच्छे श्रेष्ठ विचारों का दर्जा है वो बढ़ाते हैं, भावनाएं अच्छी बढ़ाते हैं, खुद को रेगुलेट करते हैं, खुद को ही हम डिसिप्लिन्ड बनाते हैं मेडिटेशन से। हमारे मन को विचार करने की एक सही दिशा दे पाते हैं हम मेडिटेशन से, पॉजिटिव डायरेक्शन मिल जाता है जिंदगी को। मेडिटेशन से हम हमारे इंटरनल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो है वो चेंज कर देते हैं, जिससे हमारा एक्सटर्नल सिचुएशन पे जैसे हम रिएक्ट करते थे पहले, अब वो नहीं करते, क्योंकि हम इंटरनली स्टेबल हो चुके हैं। ठीक है, तो प्रोसेस क्या है? पहला, विथड्रॉ करना, अर्थात बाहरी सिचुएशंस, बाहरी लोगों, बाहरी वातावरण से, पांचों कर्मेंद्रियों से खुद को विथड्रॉ कर ले। फिर सेकेंड स्टेप, मेडिटेट करें। मेरा इनर सेल्फ एज अ पॉइंट ऑफ लाइट एनर्जी मैं रेडिएट करूं, पॉजिटिव एनर्जी वेव्स मेरे चारों ओर, राइट। तीसरा, कॉन्सेंट्रेट करना, मेरा अटेंशन हायर पावर के साथ, अर्थात कि सुप्रीम पावर परमात्मा के साथ मुझे कॉन्सेंट्रेट करना है, ताकि मैं उनसे अपने अंदर एनर्जी को भर सकूं। और चौथा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, रियलाइज करना। फिर जो पावर्स मुझे मिल रही है, जो एनर्जी मेरे अंदर आ रही है परमात्मा से, उसको मैं रियलाइज करती हूँ। तो विथड्रॉ, मेडिटेट, इनर सेल्फ के साथ मेडिटेट करो पहले, पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करो, फिर कॉन्सेंट्रेट करो सुप्रीम एनर्जी के साथ में, एंड देन रियलाइज। वेरी इजी, 4 स्टेप्स। विथड्रॉ, मेडिटेट, कंसेंट्रेट एंड रियलाइज, है ना। 1 मिनट का एक शॉर्ट मेडिटेशन करते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। खुद को मस्तक के बीच में जहां तिलक लगाते हैं इस स्थान पर महसूस करें। मैं एक व्हाइट ट्विंकलिंग स्टार, पॉइंट ऑफ लाइट, आत्मा हूं। खुद को विड्रॉ करती हूँ मैं बाहरी एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशन से। स्थिर कर देती हूँ खुद को और डीपर लेवल में। मैं आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ, परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। महसूस करें परमात्मा शिव बाबा, पॉइंट ऑफ लाइट, उनसे मुझ आत्मा पर शांति की किरणों की वर्षा हो रही है। मैं आत्मा शांति से भरपूर हो चुकी हूँ। एक्सपीरियंस कर रही हूँ अपने भीतर सूदिंग पीस का, शांति का। मैं परमात्मा को दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे अवसर दिया खुद से खुद की मुलाकात का और उनसे मुलाकात का और खुद को भरपूर करने का। अच्छा, ओम शांति। तो कैसा लगा मेडिटेशन का प्रोसेस? विथड्रॉ, मेडिटेट, कॉन्सेंट्रेट एंड रियलाइज, 4 स्टेप्स। विथड्रॉ, निकालो अपने मन को बाहर। मेडिटेट, फोकस करो, कंसंट्रेट करो, एंड देन रियलाइज। वेरी इजी। रेगुलर प्रैक्टिस से और इजी हो जाएगा। रेगुलर प्रैक्टिस के लिए 7 राजयोग मेडिटेशन का बेसिक कोर्स का 10 लेसन्स का लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो जरूर सुने, समझें, देखें। और उसके बाद में आप रोज सुबह में एक लिंक रेगुलर में अपलोड होता है, लाइव मेडिटेशन 3:30 से 4:30, उस पे भी आप कर सकते हैं मेडिटेट, खुद को एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन। ओम शांति।